स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मैंने बताया था कि जो रिवॉल्ट हुआ 1857 में उसके बहुत सारे रीजन्स थे और बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जो पिछले 100 साल से जो इंडियंस थे वो उनको सहन कर रहे थे। उसमें हमने कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ के बारे में पढ़ा। क्लियर है? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमीडिएट कॉजेज़। कि मान लिया कि ये सारे कॉजेज़ थे, लोग परेशान थे, लोग पॉलिटिकली परेशान थे, लोग इकोनॉमिकली परेशान थे, लोग रिलीजियस मैटर्स में परेशान थे, किनसे ब्रिटिशर्स थे, लेकिन 100 साल से वो झेल रहे थे ना उन चीज़ों को। तो ऐसा क्या हुआ 1857 में? 1857 में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उनका जो गुस्सा था, उनके अंदर जो एंगर था, उनके अंदर जो डिस्कंटेंट था किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति, वो फूटा। तो वही जो कॉज होगा, वही जो कारण होगा, उसी कारण को हम लोग क्या बोलेंगे? इमीडिएट कॉज। वही कारण को हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट कॉज। देखिए समझिए, ऐसा समझिए आप बेटा कि जैसे कि आपको कोई बच्चा डेली मारता था, कल भी मारा उसने, परसों ही मारा, उससे पहले ही मारा, उससे पहले ही मारा, लेकिन आप डेली सहन कर रहे हो, आप डेली सहन कर रहे हो। तो लेकिन तुम्हारा गुस्सा किसी एक दिन फूटा, तो एक दिन भी तो कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से तुम्हारा गुस्सा फूटा, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी? इमीडिएट कॉज। क्लियर है? तो सेम एज अ वे कि लोग पॉलिटिकली परेशान थे, लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परेशान थे, लोग इकोनॉमिक की तरफ से परेशान थे, लेकिन वो सारी चीज़ों को सहन कर रहे थे पिछले 100 साल से। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1857 में कि जो 100 साल का गुस्सा था वो उनको एकदम फूट पड़ा। क्लियर है? तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं इमीडिएट कॉज। देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ इमीडिएट कॉज क्या था। हुआ क्या था कि 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपनी आर्मी के लोगों के लिए एक नई राइफल ला के दी गई थी, और उस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल। क्लियर है? तो देखिएगा, मैंने यही लिखा है, इन 1856 ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस की? एक नई राइफल इंट्रोड्यूस अ न्यू राइफल कॉल्ड अ इनफील्ड राइफल। क्या नाम था उस राइफल का बेटा? इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। किसके लिए? अपनी आर्मी के अंदर, यानी कि अपनी आर्मी को और मजबूत करने के लिए एक नई तरीके की क्या लेके आए थे? राइफल लेके आए थे, और उस राइफल का नाम क्या था? इनफील्ड राइफल। क्लियर हुआ? अब था क्या बेटा वो समझिए कि इस इनफील्ड राइफल के अंदर अब प्रॉब्लम क्या थी वो समझिए कि इस इनफील्ड राइफल के अंदर जो कार्टेज डलते थे, कार्टेज बोलते हैं कारतूस को, जो राइफल के अंदर जो कारतूस डलते थे उसको बोलते हैं कार्टेज। क्लियर है? तो जो कार्टेज डलते थे उस कार्टेज के ऊपर एक क्या होती थी? पैक होता था, एक ग्रिप चढ़ी होती थी कागज की, एक पेपर की ग्रिप चढ़ी होती थी। क्लियर है? उस पेपर की ग्रिप को जो सिपाही होते थे उस सिपाहियों को मुंह से खोलना पड़ता था। जब उसको मुंह से खोलते थे तो उसके बाद वो कार्टेज राइफल के अंदर डाला जाता था, तब वो कार्टेज चलता था। क्लियर है? अब हुआ क्या कि 1857 में, 1857 में क्या हुआ? एक रूमर फैल गई, एक अफवाह फैल गई। और अफवाह क्या फैली कि इन 1857 अ रूमर स्प्रेड, एक रूमर फैल गई, एक अफवाह फैल गई। क्या रूमर फैली? द ग्रीस्ड कार्टेज, जो ग्रीस्ड कार्टेज हैं, जो ग्रीस्ड कार्टेज हैं, वाज मेड अप ऑफ किसकी वजह से बने हैं? वो किसकी ग्रीस्ड से बने हैं? किसकी चर्बी से बने हैं? पिग और काऊ की से। क्या अफवाह फैली बेटा कि जो नए कार्टेज आए हैं, जो नए कारतूस आए हैं, वो नए कारतूस के ऊपर जो लेयर है वो लेयर किसकी बनी हुई है? वो लेयर किसकी बनी हुई है? काऊ की या पिग की। किससे? ग्रीस से, चर्बी से। पिग या गाय की जो चर्बी होती है उस चर्बी की लेप उसके ऊपर लगाया गया है, ये अफवाह फैल गई थी। क्लियर है? अब बेटा देखिए अब देखिए आप समझिए बेटा, लोग कैसे हैं? रिलीजियस लोग हैं। इंडिया के कैसे पीपल्स हैं? रिलीजियस पीपल्स हैं, धर्म को बहुत मानते हैं। वो अपनी गाय, अब गाय किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हिंदूज के लिए गाय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वो उसको माता के रूप में मानते हैं। साथ ही आप देखेंगे मुस्लिम्स के लिए पिग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो जब ये रूमर फैल गई कि उसके जो कार्टेज हैं वो किससे बने हुए हैं? गाय या सुगर की चर्बी से बने हुए हैं। तो जो सिपाही थे वो सिपाही उस कार्टेजों को यूज़ नहीं करना चाहते थे, वो उनको मुंह से खोलना नहीं चाहते थे। क्योंकि बेटा देखिए, अगर काऊ की चर्बी से अगर वो बना हुआ है कार्टेज, तो हिंदू क्यों गाय की चर्बी को मुंह पे रखेगा? क्लियर है? वो उसको
खोलना नहीं चाहते थे मुंह से। क्लियर हुआ? तो जो सिपाही थे वो सिपाही क्या हुए इस चीज से कहीं ना कहीं हर्ट हुए। उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे, जो उनके रिलीजियस धार्मिक जो मान्यताएं थी उनकी, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, हर्ट हो रही थी। और जिसकी वजह से वो क्या करना चाह रहे थे, वो रिफ्यूज कर रहे थे उन किनको, कार्टेज को यूज करने से। तो देखिएगा, दिस डीपली हर्ट, इससे डीपली हर्ट हुए, बहुत ज्यादा हर्ट हुए। कौन, क्या चीज हर्ट हुई? रिलीजियस सेंटिमेंट्स। क्या? रिलीजियस सेंटिमेंट्स किनके? सिपाहियों के। और सिपाही वो कैसे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। समझ में आया बेटा? चाहे वो हिंदू सिपाही हो चाहे वो मुस्लिम सिपाही हो, सिपाहियों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, हर्ट हो रहे थे। वो लोग परेशान थे कि वो क्या चाहते थे कि वो उन कार्टेज को यूज करना नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे क्या हुआ देखते हैं। इसी इंसिडेंट ने एक स्पार्क दे दिया। जो गुस्सा भरा हुआ था किनके अंदर, इंडियंस के अंदर, किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति। वो गुस्सा इसी कारण की वजह से क्या हुआ, फूट के बाहर आया। क्लियर है? क्योंकि जब इन्होंने ये इस तरीके कार्टेज लेके आए, इंडियंस ने मना कर दिया कार्टेज को लेने से, तो ये इनसे जबरदस्ती इनसे कार्टेज को चलवाए थे, तो वो इन्होंने चलाने से मना कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्लियर है? तो देखिएगा, दिस इंसिडेंट गेव द नेसेसरी स्पार्क। इसी इंसिडेंट ने क्या दे दिया, जो जरूरी स्पार्क था, जो चिंगारी चाहिए थी उस गुस्से को, वो चिंगारी उसको प्रोवाइड कर दी। टू द फायर ऑफ एंगर। क्लियर है? उस गुस्से को आग देने का रूप किसने, इस काम ने किया, इस इंसिडेंट ने किया। एंड डिसकंटेंट बर्निंग इन द हार्ट ऑफ इंडियंस। जो डिसकंटेंट भरा हुआ था किनके अंदर, इंडियंस के अंदर, जो गुस्सा भरा हुआ था किनके अंदर, इंडियंस के अंदर, उस गुस्से को फूटने का मौका मिल गया। समझ में आया बेटा यहाँ तक? तो इमीडिएट कॉज समझ में आ गया। इमीडिएट कॉज क्या हुआ? इमीडिएट कॉज सीधा सा है कि नई राइफल आई थी सर, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल के अंदर जो कार्टेज डलते थे, जो कारतूस डाले जाते थे, वो कारतूस के अंदर, कारतूस के ऊपर जो ये रूमर फैल गई थी कि कारतूस के ऊपर जो पेपर की क्या चढ़ी हुई है, लेप चढ़ा हुआ है, उस वो लेप किसका बना हुआ है? पिग और काऊ की चर्बी से बना हुआ है। और उसको क्या पढ़ना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए सारे सिपाही क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे उसको यूज करने से। समझ में आया बेटा? अब देखते हैं द आउटब्रेक एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। कैसे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ और फिर कहां कहां फैला पूरे इंडिया के अंदर। क्लियर है? ये हम यहां पर देखेंगे। पहला हम क्या देखेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ, कहां से स्टार्ट होता है, किस जगह से स्टार्ट होता है। क्लियर है? और फिर किस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर रिवोल्ट को स्प्रेड होता है, ये हम यहां पर देखेंगे। क्लियर है? तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, द आउटब्रेक एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। तो देखते हैं बेटा, पहला पॉइंट देखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अकर्ड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां हुआ था, नॉर्थर्न पार्ट्स में। इंडिया के किस पार्ट में? नॉर्थर्न पार्ट में, साउथर्न पार्ट में नहीं हुआ है, सिर्फ कहां हुआ था, नॉर्थर्न पार्ट में। क्लियर है? अब स्टार्टिंग कहां से होती है वो देखिएगा कि द रिवोल्ट बिगिन, रिवोल्ट स्टार्ट होता है कब? 29 मार्च 1857, 29 मार्च से स्टार्ट होता है, 29 मार्च से स्टार्ट होता है। 29 मार्च से कैसे स्टार्ट होता है वो समझिए कि 29 मार्च में एक सिपाही होते हैं हमारे, एक सिपाही होते हैं जिनका नाम है मंगल पांडे। इनका नाम क्या है? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे, इनका नाम क्या है? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे जो होते हैं, ये सिपाही होते हैं और किस छावनी से बिलोंग करते हैं, ये किस कह सकते हैं हम, छावनी बोलते हैं बेटा किसी की, जैसे ग्रुप होते हैं आर्मी के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं बेटा, है ना? तो यही है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करते थे, ये बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे। किससे? बैरकपुर। सिपाही थे कौन? मंगल पांडे। किस छावनी से बिलोंग करते थे? बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया कि जब इनसे कहा गया कि आप क्या करिए कि इस ग्रीस्ड कार्टेज को मुंह से फाड़कर इस राइफल में लगाकर चलाइए, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको फाड़ा तो सही, उस कार्टेज को, और उस राइफल के अंदर डाला भी, लेकिन उसी राइफल से इन्होंने क्या किया कि इनके जो ऑफिसर्स थे, इनके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्हीं को गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। किसने गोली मार दी बेटा? मंगल पांडे ने। तो वही देख बता रहा हूं, द रिवोल्ट बिगिन, रिवोल्ट कब स्टार्ट होता है? 29 मार्च 1857 से स्टार्ट होता है। कब? जब व्हेन द सिपाही मंगल पांडे, जब मंगल पांडे क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं किसके ऊपर? अपने ही ऑफिसर के
ऊपर, अपने ही ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर। क्लियर है? कहां पर? एट अ बैरकपुर। कहां पर? बैरकपुर में। क्यों? क्योंकि बैरकपुर पर छावनी से बिलोंग करते थे। क्लियर है? अब जब इनको क्या कर दिया जाएगा, इन्होंने क्या कर दिया, अपने ऑफिसर्स को गोली मार दी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको पकड़ लिया। अब ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया और ब्रिटिशर्स ने इनको क्या दिला दी, फांसी दे दी। किसको? मंगल पांडे को। तो ही वॉज हैंगेड, इनको फांसी दे दी गई। ही वॉज हैंगेड टू द डेथ। क्लियर है? इनको मृत्यु दे दी गई। कब? 9 मई 1857। कब? 9 मई 1857 को। अब जैसे ही ये खबर पहुंची आर्मी के लोगों के बीच में, जब ये खबर पहुंची कि मंगल पांडे ने क्या किया था, अपने ऑफिसर्स को शूट किया था और इसी वजह से उनको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। कब? 9 मई 1857 में। तो जो बाकी के जो सिपाही थे या बाकी के जो आर्मी के लोग थे वो भी खिलाफ हो गए इनके ब्रिटिशर्स के। और 85 सिपाहीज ने, कितने सिपाहियों ने? 85 सिपाहियों ने ऑफ द, ये 85 सिपाही किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? 3rd कैनवरी रेजिमेंट। जैसे ये बेटा मंगल पांडे किससे बिलोंग करते थे? बैरकपुर छावनी से। ऐसे ये किससे बिलोंग करते थे? 3rd कैनवरी रेजिमेंट से। क्लियर है? इन रेजिमेंट इन 85 सिपाही ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया क्या करना, उस ग्रीज कार्टेज को चलाने से मना कर दिया। क्लियर है? यानी कि अब 80, पहले तो किसने किया, मना किया था मंगल पांडे ने, लेकिन जब मंगल पांडे से जबरदस्ती की गई तो मंगल पांडे ने क्या किया, उसी से अपने ऑफिसर्स को मार दिया। तो उसको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्लियर है? अब क्या हुआ, 3rd रेजिमेंट्स की जो सिपाही हैं, उन 3rd रेजिमेंट्स के सिपाहियों में से 85 सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इस कार्टेज का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने उनको भी पकड़ लिया और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, उनको 10 साल की जेल दे दी। क्या कर दिया, 2 the 10 year इन जेल। उनको 10 साल के लिए कहां भेज दिया, जेल भेज दिया। किनको? उन 85 सिपाहियों को। ठीक है? अब जैसे ही बेटा ये पता चला सारे सिपाहियों को, और सिपाही थे, और उन सिपाहियों को जब ये पता चला पूरे देश के अंदर कि 85 सिपाही को क्या कर दिया इन्होंने, जेल में डाल दिया इस बात की वजह से, और मंगल पांडे को क्या कर दिया, फांसी दे दी है इन्होंने इस वजह से। तो जो बाकी के सिपाही थे, उन बाकी के सिपाहियों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, या उन्होंने ग्रुप बना के उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मार्च करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो कब की यहाँ शुरू, देखिएगा इन्होंने कब मना किया, फांसी कब दी गई है, 9 मई को। क्लियर है? उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में 10 मई को, 10th मई, ये इंपॉर्टेंट डेट है, यहीं से स्टार्ट होता हमारा रिवॉल्ट 1857। क्लियर है? 10 मई 1957। क्लियर है? 10 मई 1957 में एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का एक ग्रुप मार्च करता हुआ आता है टुवर्ड्स द मेरठ की तरफ, मेरठ जेल की तरफ। क्लियर है? और मेरठ जेल की तरफ आकर वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स, वहां पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं ब्रिटिशर्स को गोली मार देते हैं। वो शॉट द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड रिलीज देयर फेलो सिपाही। और ये जो सिपाही इन्होंने बंद किए थे, कितने, 85 सिपाही जो इन्होंने क्या कर दिए थे, जेल में डाल दिए थे, इन सारे सिपाहियों को इन्होंने क्या कर लिया, छुड़ा लिया। समझ में आ गया? बाकी के जो ग्रुप ऑफ सिपाही जो मार्च करते हुए आए थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मारी और वहां से अपने सिपाही होते, अपने जो साथी सिपाही थे 85 सिपाही, उनको क्या कर लिया, वो जेल से बाहर निकाल लिया। और क्या किया इन्होंने, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, दे साइज्ड ऑल द आर्म्स। इसके साथ साथ वहां पर जितने भी हथियार थे, जितने भी बम वगैरह थे, उस सबको घेर लिया, उन सबको ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। दे साइज्ड ऑल द आर्म्स, सारे हथियारों को, एंड द एल्यूमिनेशन है कि बम वगैरह जो कुछ भी थे उन सबको अपने कब्जे में ले लिया फ्रॉम देयर, वहां से। क्लियर है? और क्या किया, सेट द फायर टू द बिल्डिंग, और उस जेल में आग लगा दी। क्लियर? उस जेल में आग लगा दी। और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, पोस्ट ऑफिस थे, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस था, उन सब में क्या लगा दी, आग लगा दी। क्लियर है? तो जब सोचिए सिपाही इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो फॉर्मली क्या कर रहे हैं, फॉर्मली ये ब्रिटिशर्स को बताना चाहते हैं कि हम लोग अब आपके क्या हो गए, खिलाफ हो गए, और हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। क्लियर है? तो थस अ फॉर्मल वार, यानी कि एक फॉर्मल वार की घोषणा यहां से स्टार्ट हो गई। द फॉर्मल वार वाज डिक्लेयर हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ, एक सेकेंड रुकिएगा, आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि आगे क्या हुआ। जब सोल्जर्स का ग्रुप ने क्या करना है शुरू कर दिया, बिल्डिंग्स वगैरह को तोड़ के अपने लोगों को लेकर वो लोग वहाँ से, और आर्म्स वगैरह को लेकर, एल्यूमिनेशन वगैरह को लेकर वहाँ से मार्च करते हुए निकले। तो वो लोग मार्च करते हुए कहाँ पहुँच गए, वो देखिएगा। द रिबेल सिपाहीज, जो रिबेल सिपाही थे,
देन मार्च टुवर्ड्स द दिल्ली, वो उन्होंने मार्च करते हुए कहाँ गए? दिल्ली। मार्च करते हुए कहाँ पहुँचे? दिल्ली गए वो। अब मार्च करते हुए दिल्ली कब गए वो? रात को ही दिल्ली के लिए निकल लिए वो मार्च करते हुए। क्लियर है? तो देखिएगा, द रिबेल सिपाही देन मार्चेस टुवर्ड्स द दिल्ली ऑन द नाइट ऑफ 10th मई, उसी 10th मई की रात को वो दिल्ली मार्च करते हुए निकल गए। एंड रीच्ड, और दिल्ली कब पहुंच गए वो लोग? मेरठ से दिल्ली, मेरठ जेल जो तोड़ी थी उन्होंने कहाँ की तोड़ी थी? मेरठ की। अब मेरठ से वो क्या कर रहे हैं? मार्च करते हुए कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। कब निकल गए? ये रात को 10th मई को, और सुबह 11 मई को वहां पर पहुंच गए। कहाँ पर? दिल्ली में। देखिए बेटा, इसीलिए मेरठ को क्या कहा जाता है? क्रांति का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्रांति का शहर? क्योंकि जो फर्स्ट क्रांति थी, जो 1857 की पहली क्रांति थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा, तो ये रात को ही निकल गए 10th मई को ही इटसेल्फ, एंड रीच्ड देयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो वहाँ पर पहुँच गए। जब वो लोग पहुँचे, जब वो सिपाही वहाँ पर पहुँचे, और जब ये खबर फैली चारों तरफ कि मेरठ के सिपाहियों ने क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और वो लोग मार्च करते हुए कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। तो जो हमारे पूरे देश के अंदर जो कौन थे रिबेलियन थे, या हमारे पूरे देश के अंदर जो और कौन लोग थे जो क्या कर रहे थे? क्रांतिकारी काम कर रहे थे, रिवोल्यूशनरीज के काम कर रहे थे, जो और क्रांतिकारी थे, वो सारे लोग कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुंच गए। और वो रेड फोर्ट के चारों तरफ उन्होंने घेर लिया। क्लियर है? तो दे ऑन हियरिंग द न्यूज, जैसी वो न्यूज चारों तरफ फैली, ऑफ देयर अराइवल ऑफ द सिपाही, जैसी सिपाहियों के दिल्ली आने की खबर जैसी ही चारों तरफ फैली, कि आल्सो रोज आर रिबिलियन, एक बहुत बड़ा रिबिलियन क्रिएट हो गया। लोग आकर इकट्ठे हो गए वहां पर, लोग आपस में बात करने लग गए। क्लियर बेटा? लोगों ने एक साथ वहां पर जब लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे। क्लियर बेटा? अब क्या हुआ? वहाँ पर सारे सिपाही पहुँच गए, साथ में और भी रिबिलियन आ गए, और सारे लोग क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो विद्रोह कर रहे हैं, और विद्रोह करते समय वो क्या कर रहे हैं? देखिएगा कि दे गैदर्ड, ये इकट्ठे हो गए। कहाँ पर? गैदर अराउंड, कहाँ पर? अराउंड द रेड फोर्ट के चारों तरफ ये क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। एंड डिक्लेयर, और इन्होंने क्या चीज डिक्लेयर की? वो ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारा नया एम्परर, हमारा नया राजा कौन होगा? बहादुर शाह जफर। अब ये बहादुर शाह जफर कौन है? बहादुर शाह जफर जो है बेटा, वो मुगल के आखिरी शासक थे, मुगल शासन के आखिरी शासक, मुगल काल के आखिरी शासक। यानी कि मुगल काल आपको पता है बेटा, अकबर, बाबर और इन सब के बारे में आपने पढ़ाई है बेटा। क्लियर है? तो इनके लास्ट शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। तो ये कहाँ रहते थे? दिल्ली रहते थे। तो जब ये लोग सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए, रेड फोर्ट के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि हम लोग किसको भगाएंगे? ब्रिटिशर्स को भगाएंगे, और हमारा नया एम्परर, हमारा नया राजा कौन होगा? बहादुर शाह जफर। क्लियर है? और इन्होंने सपोर्ट मांगी किससे? बहादुर शाह जफर से, कि आप हमें सपोर्ट करें और हम क्या करेंगे? हम रिबेल करेंगे। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्लियर बेटा? तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? डिक्लेयर एम्परर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, के हमारा नेता कौन होगा? बहादुर शाह जफर। क्लियर हुआ? ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द रिबेल्स। अब बहादुर शाह जफर जो थे, ये भी परेशान थे कि इनसे ब्रिटिशर्स थे। तो जब जब इन्होंने देखा कि इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं? रिबेल कर रहे हैं, तो वो इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। बहादुर शाह जफर इससे क्या हुए? इंस्पायर हुए। और बहादुर शाह जफर ने क्या कहा? द एम्परर आस्क्ड ऑल द रूलर्स, जो छोटे छोटे रूलर्स थे पूरे इंडिया के अंदर, उन रूलर्स से क्या कहा एम्परर ने? कि रूलर ऑफ द इंडिया टू जॉइन देयर हैंड्स, कि सब लोग क्या मिला लें? हाथ मिला लें एक साथ, और क्या करें? फाइट करें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यानी कि जब वहां पर क्या होंगे? सिपाही गए, जब वहां पर रिबेलियन इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमारा जो नेता होगा वो कौन होगा? बहादुर शाह जफर होंगे। अब जब बहादुर शाह जफर जो थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने क्या कहा? सारे जो आसपास के जो छोटे छोटे रूलर्स थे, उन छोटे छोटे रूलर्स से क्या कहा कि आप सब लोग एक हो जाइए, और एक होकर हाथ से हाथ मिलाकर किससे की लड़िए? किसके खिलाफ लड़िए? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़िए। समझ में आया बेटा? अब देखते हैं ब्रिटिश के खिलाफ लड़िए। अब देखिएगा, जो छोटे छोटे रूलर्स थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर उन्होंने इनका साथ क्यों दिया? कि छोटे छोटे रूलर्स का मानना ये था कि ये एक अच्छा समय है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस समय क्या कर सकते हैं? वो दोबारा से रीगेन कर सकते हैं अपनी पावर अपने टेरिटरीज पर। जो टेरिटरीज पर से उनकी पावर चली गई है, जो ब्रिटिशर्स ने उनकी पावर ले ली है, अगर उनको अपनी पावर्स को दोबारा लेना है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए क्या किया? जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने भी क्या किया? सपोर्ट किया किसको? इन रिबेलियन को या इस रिवोल्ट को। क्लियर बेटा? अब देखते हैं
कि इस रिवॉल्ट को अलग अलग जगहों पर किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है। क्लियर है। द मेन सेंटर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि मेन कहाँ पर ये रिवॉल्ट बहुत अच्छे से चला। क्लियर है। और वहां पर कौन कौन सा लीडर था जिसने इसको सपोर्ट किया। क्लियर है। तो देखिएगा द मेन सेंटर्स एंड द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट। क्लियर है। तो पहला हम देखते हैं किसके, दिल्ली में, कि दिल्ली में किसने सपोर्ट किया इसको। तो दिल्ली में इसको सपोर्ट किया बैकत खान ने। किसने किया, बैकत खान। बैकत खान ये कौन थे, वहां के लोकल रूलर्स थे। क्लियर है। तो दिल्ली में किसने सपोर्ट किया इसको, बैकत खान ने। कानपुर में किसने किया इसको, कानपुर में किया बेटा नाना साहेब ने। किसने, नाना साहेब। कानपुर में किसने किया, नाना साहेब। ये नाना साहेब कौन थे बेटा, ये अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के। नाना साहेब कौन थे, नाना साहेब अडॉप्टेड गोद लिए हुए बेटे थे किनके, पेशवा बाजीराव सेकंड के। क्लियर है। और मैंने आपने एक पढ़ा था, हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में हमने ये पढ़ा था कि जिस जगह का राजा मर जाता था और उस राजा के अगर कोई संतान नहीं होती थी और उसकी अडॉप्टेड संतान होती थी तो उस अडॉप्टेड संतान को वो राज्य नहीं दिया जाता था। ये बताया था मैंने आपको बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। तो ये जो कानपुर था, इस कानपुर के एरिया को किसने, ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया था इसी नीति के द्वारा। क्योंकि बाजीराव सेकंड क्या हुए थे, खत्म हो गए थे। क्लियर है। नाना साहिब को जो बैठने नहीं देते, क्यों, क्योंकि नाना साहिब कैसे सन थे, इनके अडॉप्टेड सन थे। क्लियर है। तो इससे कौन गुस्सा थे, नाना साहिब गुस्सा थे, इसलिए नाना साहिब ने क्या किया, इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया। समझ में आया बेटा। तो नाना साहिब जो कौन थे, अडॉप्टेड सन थे किसके, बाजीराव सेकंड के। जैसे ये रिवॉल्ट के अंदर आए, जैसे ये रिवॉल्ट वहां पर कानपुर के अंदर स्टार्ट किया, जैसे बाजीराव ने क्या किया, नाना साहिब ने क्या किया, नाना साहिब ने ये डिक्लेयर कर दिया वहां की जनता से, ही डिक्लेयर्ड, यहाँ की जनता से उन्होंने कह दिया कि हिमसेल्फ एज अ पेशवा। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं, पेशवा हूं। और उन्होंने किसको और राजा के रूप में किसको रिकॉग्नाइज किया, और हमारा राजा कौन है, वहां की जनता से इन्होंने क्या कहा कि मैं कौन हूं, मैं पेशवा हूं, नाना साहिब ने, और ये हमारे राजा हैं, वो राजा कौन है, एंड रिकॉग्नाइज्ड बहादुर शाह जफर एंड रिकॉग्नाइज्ड बहादुर शाह जफर एज अ किंग। और हमारे राजा कौन है, बहादुर शाह जफर। क्लियर हुआ। तब इनकी ही ट्रुप के जो कमांडर थे, इनकी जो सेना थी उसमें 2 कमांडर थे जो बहुत फेमस बेटा इंडियन हिस्ट्री में। कौन कौन से थे, द कमांडर ऑफ हिज ट्रुप वर आ तात्या टोपे। सुना होगा आपने नाम बेटा, तात्या टोपे। और दूसरे कौन थे, अजीमुल्ला। दूसरे कौन थे, अजीमुल्ला। इन दोनों ने बहुत अधिक मात्रा में सपोर्ट किया था 1857 के रिवॉल्ट में। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं लखनऊ में किसने इसको सपोर्ट किया। इस लखनऊ में इस 1857 के रिवॉल्ट को किसने सपोर्ट किया, तो ये किया ब्रिजेश क्वादिर ने। ब्रिजेश क्वादिर कौन थे, ये ब्रिजेश क्वादिर कौन थे बेटा, ये जो थे ये नवाब वजीद अली शाह जो थे उनके कौन थे, ये बेटे थे। ब्रिजेश क्वादिर कौन थे, नवाब वजीद अली शाह के बेटे थे। और इनकी जो मदर थी उनका नाम था बैकत खान, उनका नाम था हजरत महल। उनका नाम तो बेटा क्या था, हजरत महल, बेगम हजरत महल। क्लियर है। इनकी माँ का नाम क्या था, बेगम हजरत महल। जिस समय पे ब्रिजेश क्वादिर की डेथ हो जाती है इसी रिवॉल्ट के अंडर में, तो उसके बाद में इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाने का काम कौन करती है, बेगम हजरत महल करती हैं। क्लियर है। तो ब्रिजेश क्वादिर वाज प्रोक्लेम्ड, इन्होंने क्या किया, ब्रिजेश क्वादिर ने कैसे स्टार्ट किया इसको, इन्होंने लखनऊ में अपने आप को क्या नया नवाब घोषित कर दिया कि मैं अब लखनऊ का क्या हूँ, नया नवाब हूँ। तो ब्रिजेश क्वादिर वाज प्रोक्लेम्ड एज द न्यू नवाब। उन्होंने क्या घोषित कर दिया कि मैं कौन हूं, नया नवाब हूं, कहाँ का, लखनऊ का, न्यू नवाब ऑफ द लखनऊ। ही वाज द सन ऑफ, कौन थे ये, ही वाज द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वजीद अली शाह के बेटे थे ये। क्लियर बेटा। ये कौन थे, नवाब वजीद अली शाह के बेटे थे। इन्होंने भी अपना राजा किसको माना, इन्होंने अपने आप को तो नवाब घोषित किया लेकिन राजा किसको माना, ब्रिजेश टू एक्सेप्टेड बहादुर शाह एज द एम्परर। इन्होंने भी अपना राजा किसको माना, बहादुर शाह जफर को ही माना। क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ जगहों पर ये हमारा क्या हुआ, हमारा जो रिवॉल्ट था ये कुछ जगहों इन सेंटर्स पर ये इस तरीके से फैला। इसके अलावा कुछ और भी जगह हैं, अवध है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।